बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हम डिस्क्रीट स्ट्रक्चर का नेक्स्ट लेक्चर नंबर 25 डिस्कस करने जा रहे हैं। आज हम चैप्टर नंबर 4 नंबर थ्योरी को स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें बहुत सारे ऐसे कॉन्सेप्ट्स, बल्कि ऑलमोस्ट तमाम कॉन्सेप्ट्स ऐसे हैं जो आप पहले से ही स्टडी कर चुके हैं। पहले से ही आपने किसी न किसी जगह पे, किसी न किसी और सब्जेक्ट में इन्हें आपने स्टडी किया हुआ है, तो मुझे उम्मीद है आप ईज़िली इन तमाम कॉन्सेप्ट्स को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास इसके अंदर आता है डिविजिबिलिटी एंड मॉड्यूलर अरिथमेटिक। डिवाइडिंग प्रोसेस आप ऑलरेडी पहले से ही पढ़ते आए हैं। वैल्यूज़ को डिवाइड कैसे किया जाता है, और फिर उसके अंदर हमारे पास दो मेन चीज़ें यूज़ होती हैं। एक हमारे पास डिविजिबल का आंसर, जिसे हम कोएफिशिएंट कहते हैं, और एक मॉडुलस। मॉडुलस जरूरी नहीं है कि हमारे पास हर केस में हमें रिसीव हो। मॉडुलस मोस्टली केसेस में रिसीव होता है, और कुछ ऐसे केसेस भी हैं जिसमें रिसीव नहीं होता। अगर हम बात करें ऐसे इंटीजर की जो हमारे पास पूरा डिवाइड हो जाता है, तो वहाँ पे मॉडुलस हमारे पास 0 से रिप्रेजेंट किया जाता है। मॉडुलस या रिमाइंडर हमारे पास वो वैल्यू है जो डिवाइड नहीं हो सकती, जो बच जाती है। ठीक है, जैसे सिंपल हम जैसे बच्चों को एग्जांपल्स देते हैं कि आपके पास फॉर एग्जांपल 10 कैंडीज़ हैं और आपके पास 8 लोग हैं। सही है, तो आप क्या करेंगे, उन कैंडीज़ को उन 8 लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो एंड पे क्या होंगी, हर एक को आपने एक एक दी, तो एंड पे 2 क्या होंगी, बच जाएंगी। तो इसमें हमने क्या किया है, बेसिकली इसमें हमने 10 और 8 को डिवाइड किया है, और एंड पे हुआ क्या कि हमारे पास 2 बच गया। ये मॉडुलस है, ये रिमाइंडर है हमारे पास। तो ये हमारे पास इस तरह से हम वैल्यूज़ को डिवाइड करते हैं। इसकी जो मेन एक प्रॉपर डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन इस तरह से है कि अगर a और b इंटीजर्स हैं, और इसमें याद रखना है आपने b बाय a बनाना है, यानी कि a वो है जो डिवाइड करेगा, b वो है जो डिवाइड होगा। We say that a divides b, a डिवाइड करने वाला है, तो इसका मतलब क्या है, a वैल्यू नीचे होगी, और डिवाइड्स b यानी b डिवाइड हो रहा है तो b ऊपर होगा। अब साथ में उन्होंने एक चीज मेंशन की है कि a हमारे पास 0 नहीं है। अगर a 0 नहीं है तो इस चीज को मेंशन करने की तुक क्या थी। अगर a 0 होता तो समथिंग डिवाइडेड बाय 0 इज इक्वल्स टू इन्फिनिटी। हमने इन्फिनिटी केस को यहाँ डिस्कस नहीं करना, हमने उन केसेस को डिस्कस करना है जो डिवाइड होंगे। कुछ एरियाज में वो डिवाइड होंगे, कुछ एरियाज में वो डिवाइड नहीं होंगे। अगर आपके पास कोई ऐसा इंटीजर है जो जिसे हम डिवाइड कर रहे हैं, वो इक्वल हो जाता है जो डिवाइड कर रहा है उसके साथ कोई वैल्यू c को मल्टीप्लाई करने से। c कोई भी इंटीजर हो सकता है। यानी अगर मैं कहती हूँ ना कि फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल उन्होंने दिया है 12 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, मैंने आपको भी बताया कि इसमें 12 b है और 3 क्या है, a है। b बाय a की आपने यहाँ पे इमेज बनाना है, b बाय a आपने रिप्रेजेंट करना है, तो b हमारे पास 12 है। अब हम कहते हैं 12 इक्वल्स टू 3, और 3 के साथ कोई ऐसी चीज़ हमने मल्टीप्लाई करनी है कि वो 12 आ जाए। 3 के साथ 1 मल्टीप्लाई करें 3 आएगा, 3 के साथ 2 मल्टीप्लाई करें 6 आएगा, 3 के साथ 3 मल्टीप्लाई करें 9 आएगा, 3 के साथ 4 मल्टीप्लाई करें तो क्या आंसर आता है, 12। यानी c की वैल्यू इस केस में क्या है, 4।
तो ऐसा हमारे पास अगर बनता है फार्मूला कि हमारे पास वो वैल्यू जिसे हमने डिवाइड करना है वो इक्वल हो जाती है जो डिवाइड कर रहा है उसके साथ, और किसी और कांस्टेंट वैल्यू को मल्टीप्लाई करने पे, तो हम कह सकते हैं कि इन केसेस में हमारे पास वैल्यू क्या होगी। ये दोनों नंबर्स हमारे पास इंटीजर्स होंगे और इनका जो कोएफिशिएंट होगा वो भी इंटीजर होगा, यानी पॉइंट उसमें नहीं आएगा। ठीक है, अगर आपके पास ये फार्मूला ओके होता है। अगर आपके पास ये फार्मूला ओके नहीं होता, सी क्योंकि हमारे पास इंटीजर है, जैसे अगर मैं बात करती हूँ फॉर एग्जांपल मैं बात करती हूँ 7 डिवाइडेड बाई 3 की। ठीक है, अब इस फार्मूले के अकॉर्डिंग 7 इक्वल्स टू 3 और 3 के साथ हमने c मल्टीप्लाई करना है। याद रखना है c फ्लोट नंबर नहीं है, c इंटीजर है। तो इंटीजर हमारे पास 1 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 1 आंसर 3 आएगा। 2 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 2 आंसर 6 आएगा। 3 हो सकता है, 3 मल्टीप्लाई 3 आंसर 9 होगा। क्या हमारे पास c की कोई वैल्यू यहाँ पे एडजस्ट हो सकती है? नहीं हो सकती। हमने 1 को चेक किया, 2 को चेक किया, 3 को चेक किया, 3 पे हमारे पास वैल्यू बड़ी हो गई, यानी आगे 4, 5, 6 जितनी भी वैल्यूज चलती जाएंगी वो सारी बड़ी होंगी। तो इसका मतलब हमारे पास ये इस एरिया पे ओके नहीं हो रहा। अगर ये इस एरिया पे ओके नहीं हो रहा तो हम ये कहेंगे कि हमारे पास ये पूरा डिवाइड नहीं होता, इसमें हमारे पास मॉडुलस बच जाएगा। यहाँ पे a पूरा b को डिवाइड नहीं कर सकता। अब यहाँ पे दो हमने देखी, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डिवाइड कर जाती हैं, कुछ ऐसी वैल्यूज होती हैं जो डिवाइड नहीं कर पाती। वो वैल्यूज जो डिवाइड कर जाती हैं उन्हें हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरह से, इस तरह से A लाइन B, A पाइपलाइन B, यानी इसमें हम कह रहे हैं ऐसी रिप्रेजेंटेशन होगी तो आपको वहीं पे समझ आ जाएगा कि B एक इंटीजर है, A एक इंटीजर है और इनका आंसर भी एक इंटीजर है, फ्लोट नहीं है, पूरा डिवाइड हो रहा है। और ऐसी रिप्रेजेंटेशन अगर आ जाती है तो इसका मतलब क्या है, A इंटीजर है, B इंटीजर है, लेकिन ये पूरा डिवाइड नहीं हो रहे, इनका कोई ना कोई मॉडुलस आ रहा है, इनका रिजल्ट पॉइंट में आ रहा है, या मॉडुलस आएगा या इनका रिजल्ट पॉइंट में आएगा। पूरा ये डिवाइड नहीं हो सकते। अब इसी रिलेटेड एक एग्जांपल यहाँ पे उन्होंने दी है कि हमने चेक करना है 3 लाइन 7 क्या ये हमारे पास डिविजिबल हैं या 3 लाइन 12। इसमें याद रखना है ये 3a है, 7b है, और जब हम डिवाइड करेंगे तो हम b बाय a की फॉर्म में डिवाइड करेंगे। सही है, b बाय a की फॉर्म में अगर आप डिवाइड करें तो क्या 7 और 3 पूरा डिवाइड होते हैं? नहीं होते। तो क्या हम ये लाइन ऐसे लगा सकते हैं? नहीं। नॉट के लिए हम क्या करेंगे, इस लाइन के ऊपर इस तरह से शो कर देंगे, और जब हम 12 को 3 पे डिवाइड करेंगे तो वो पूरा हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जी ये हमारे पास नोटेशन इसकी बिल्कुल ठीक है। फिर इससे रिलेटेड हमारे पास कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ वैल्यूज हैं। पहली वैल्यू अगर आप देखें तो कहा गया है कि अगर a हम कहते हैं अगर b डिवाइडेड बाय a है और c डिवाइडेड बाय a है, यानी जो a है वो b को भी पूरा डिवाइड कर रहा है और वही a c को भी पूरा डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम b और c को प्लस करते हैं तो भी वो पूरा डिवाइड करेगा।
इसमें हम खुद से रैंडम वैल्यूज को पुट करके देखते हैं क्या ऐसा होता है। ए हमारे पास वो है जो डिवाइड करेगा। लेट्स सपोज ए हमारे पास 3 है। अब 3 ने बी को भी पूरा डिवाइड करना है और सी को भी, तो हम कोई भी मल्टीपल ऑफ 3 यहाँ पे लिखते जाते हैं। हम कहते हैं b इक्वल्स टू 6 है और c इक्वल्स टू फॉर एग्जाम्पल 9 है। सही है। अब हमने कहा ये 3 b को भी पूरा डिवाइड करेगा और यही 3 9 को भी पूरा डिवाइड करेगा। यहाँ पे देखें ना, इफ a divides b and if a divides c then a divides b plus c। अगर पूरा पूरा ये 6 को भी डिवाइड कर रहे हैं, ये 3 9 को भी डिवाइड कर रहा है, तो अगर हम 6 और 9 को ऐड कर दें क्या बनेगा 15। तो हमारे पास ये 3 15 को भी डिवाइड करेगा। और क्या करता है, बिल्कुल करता है, 3 5 15 होता है, पूरा पूरा डिवाइड हो सकता है। ये हमारा पहला थ्योरम था। दूसरा थ्योरम क्या है, इन्हीं वैल्यूज को लेते हैं। अगर ए बी को डिवाइड कर रहा है और हम बी के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर लें, यही वैल्यू मैं ले रही हूं यहाँ पे, ये b हमारे पास 6 है और a हमारे पास 3 है। अगर 3 6 को पूरा डिवाइड कर रहा है तो इस 6 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दें, कोई भी इंटीजर मल्टीप्लाई कर दें, 3 उससे भी डिवाइड कर लेगा। 6 के साथ 2 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 12। क्या 3 12 को डिवाइड कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकता है। 6 के साथ 3 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 18। क्या 3 18 के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। 6 के साथ 10 मल्टीप्लाई करके देखते हैं 60 आंसर आएगा। क्या 3 60 को पूरा पूरा डिवाइड कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। तो यानी कि हमारे पास ये चीज़ भी हम अपनी रैंडम वैल्यूज पुट करके हमने प्रूव की कि ऐसा होता है। फिर थर्ड हमारे पास फॉर्मूला है कि अगर a डिविजिबल बाय b है और b डिविजिबल बाय c है, यानी a फॉर एग्जाम्पल हमारे पास b को डिवाइड कर रहा है और b पूरा पूरा किसी c को डिवाइड कर रहा है, तो a c को भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। यही वैल्यूज लेते हैं, a 3 b 6 पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है। अब हम कहते हैं ये 6 भी किसी को पूरा पूरा डिवाइड करे। फॉर एग्जाम्पल 6 डिवाइड करता है 18 को पूरा पूरा, 6 3 18 होता है। तो 18 और 3 को अगर हम डिवाइड करें तो ये भी पूरा पूरा डिवाइड करेगा। हमारे पास कोई इसमें जो वैल्यू है वो इंटीजर आंसर आएगा, फ्लोट नहीं आएगा। पूरा पूरा डिवाइड करने का मतलब मेरा ये है कि जो हमारे पास रिजल्टेंट वैल्यू होगी वो भी इंटीजर होगी, उसमें पॉइंट नहीं आएगा, उसमें ना तो पॉइंट आएगा, उसमें ना ही आपकी जो वैल्यू है वो वैल्यू फर्दर आपकी मॉडुलस में कन्वर्ट होगी। प्रॉपर फॉर्म की डिवीजन हो रही है। अब यहाँ पे उन्होंने इन्हीं थ्योरम्स को प्रूफ भी किया है कि किस तरह से हम कह सकते हैं ये चीज राइट है। ये कहते हैं कि लेट्स सपोज हम थ्योरम 1 में पार्ट 1 को देखें, तो प्रूफ ऑफ पार्ट 1, सपोज दैट a डिवाइड्स b एंड a डिवाइड्स c, देन द डेफिनेशन ऑफ डिविजिबिलिटी। हमने डेफिनेशन डिविजिबिलिटी भी क्या देखी कि अगर b डिवाइड होने वाला है तो वो इक्वल्स टू ac होगा। यहाँ पे हम कह रहे हैं कि b डिवाइड्स a, तो हम c क्योंकि इसमें
ऑलरेडी ये इस जगह पे मौजूद है तो सी कंफ्यूजन पैदा कर सकता है, तो हम इस फार्मूले में सी की जगह पुट कर देते हैं फॉर एग्जांपल एस, और इसी तरह से सी इक्वल्स टू ए और सी की जगह हमने पुट कर दिया टी। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करें तो B प्लस सी और AC प्लस AT, AC प्लस AT में A कॉमन आ रहा है, इसे कॉमन ले लें और यहाँ पे आएगा S प्लस T। अब यहाँ पे क्या आ रहा है, B प्लस C इस साइड पे और इस साइड पे AS प्लस T आ रहा है। यहाँ पे हम जो A है मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके हम इसे डिवाइड कर सकते हैं, यानी ये यहाँ पे पूरा पूरा डिवाइड होगा और S और T ऑलरेडी क्या है, इंटीजर्स हैं, यानी आंसर इसका इंटीजर में ही आएगा। ये चीज हमारे पास प्रूफ हो गई। इसी तरह से जो थ्योरम 2 था कि अगर A B को डिवाइड कर रहा है तो B के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई कर दिया जाए उसे भी डिवाइड करेगा, तो यहाँ पे उस थ्योरम को प्रूव किया गया है कि अगर हमारे पास A डिवाइडेड बाय MB है, अब इसके अंदर M क्या है, कांस्टेंट, और A डिवाइडेड बाय MC है, तो यहाँ पे हमारे पास अकॉर्डिंग टू फर्स्ट थ्योरम MB प्लस NC भी हमारे पास डिविजिबल होंगे। ये आपके पास जैसे फर्स्ट का मैंने आपको थ्योरम करवाया है, ये वाला आपने खुद से प्रॉपर पॉइंट्स लिख के प्रूव करना है कि किस तरह से लॉजिक यहाँ पे बनाई गई है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट अगर हम देखें तो डिवीजन एल्गोरिथम की बात होती है। डिवीजन एल्गोरिथम बेसिकली क्या होता है, राइटिंग में पॉइंट वाइज हम देखते हैं कि किस तरह से डिवाइड किया जा रहा है। अगर हम बात करें डिवीजन की, तो डिवीजन के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स आते हैं। मैंने अभी जैसे बताया था लेक्चर के स्टार्ट में कि डिवीजन में हमारे पास तो डिवीजन के अंदर हमारे पास दो कॉन्सेप्ट्स बेसिकली आते हैं, कोएफिशिएंट का, रिमाइंडर का। रिमाइंडर भी कह सकते हैं, मॉडुलस भी कह सकते हैं। कोएफिशिएंट Q से रिप्रेजेंट किया जाता है, रिमाइंडर R से रिप्रेजेंट किया जाता है। डिवाइडेंड जो डिवाइड होने वाली वैल्यू है उसे हम B से या D से रिप्रेजेंट करते हैं, और जो हमारे पास वो वैल्यू होती है जो डिवाइड कर रहा होता है वो हमारे पास, बल्कि यहाँ पे उन्होंने D को डिवाइजर कहा है, A को उन्होंने डिवाइडेंड कहा है। डिवाइजर जो डिवाइड हो रहा होगा और A इसी तरह से डिवाइडेंड है जिससे जो हमारे पास डिवाइड कर रहा होगा। तो हम कह सकते हैं कि कोएफिशिएंट जब हम A डिवाइडेड B करेंगे उसका जो आंसर आएगा वो कोएफिशिएंट कहलाएगा, और रिमाइंडर जब हम A डिवाइडेड B करेंगे या A डिवाइडेड D करेंगे तो उसमें जो मॉडुलस बच जाएगा, जो रिमाइंडर बच जाएगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, वो R रिमाइंडर कहलाएगा। इसके अंदर हम A डिवाइडेड B को सिंपली A बाय A डिवाइडेड बाय B कह सकते हैं। अब इसी रिलेटेड उन्होंने कुछ एग्जांपल्स दी हैं कि अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल हमने कोएफिशिएंट और रिमाइंडर फाइंड करने हैं, जबकि हमारे पास वैल्यूज 101 इज डिवाइडेड बाय 11 है, डिवाइडेड बाय 11। इसके अंदर हमारे पास 101 को हम अंदर रखेंगे, बाहर हमारे पास 11 आएगा। अब अगर हम इस तरह से लेके चलते हैं तो यहाँ पे हमारे पास इसे डिवाइड करते हुए जो वैल्यू ऊपर आएगी वो क्या कहलाएगी, कोएफिशिएंट कहलाएगी, और जो नीचे बच जाएगा वो क्या कहलाएगा, वो रिमाइंडर कहलाएगा।
ये सॉल्व आपने खुद से करना है। यहाँ पे वैसे हुआ भी है कि अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास कोएफिशिएंट 9 आएगा और हमारे पास रिमाइंडर क्या आएगा, 11 आएगा। और इसी तरह से अगर हम उस चीज़ को देखते हैं जो हमने पीछे फार्मूला पढ़ा है, B इक्वल्स टू AC वाला, तो AC हमारे पास ये फार्मूला वहाँ पे एप्लीकेबल है जहाँ पे कोएफिशिएंट हमारे पास इंटीजर हो, और अगर कोएफिशिएंट इंटीजर नहीं है तो फिर हम इस फार्मूले में r प्लस कर देते हैं। अब ये चीज़ कैसे आती है इसकी भी एक सिंपल एग्जांपल देते हैं, 7 डिवाइडेड बाय 3 वाली। ठीक है, B क्या है 7, A क्या है 3, C क्या है कोई भी वैल्यू जो हमारे पास डिवाइड कर रही है, जो हमारे पास कोएफिशिएंट का आंसर है। ठीक है, इसे नॉर्मली हम यहाँ पे C के बजाय Q भी लिखते हैं। तो इन केस फॉर एग्जांपल हमारे पास यहाँ पे आ रहा है 2, तो 3 मल्टीप्लाई 2 6 होगा, और रिमाइंडर क्या बनेगा इसका 1। यहाँ पे देखें 1, 3 मल्टीप्लाई 2 6 और प्लस 1, तो ये 7 ही आता है। यानी हम 7 की रिप्रेजेंटेशन को इस तरह से भी लिख सकते हैं कि इट इज इक्वल्स टू Q मल्टीप्लाई A प्लस R। A 11 है यहाँ पे, Q इसमें 9 है और R इसमें 2 है। इन एग्जाम्पल्स को आपने खुद से देख लेना है और समझ भी लेना है। अभी हमने डिवाइड को देखा, आगे यहाँ पे फिर मॉडुलस को है। ये मॉडुलस वाला टॉपिक भी हम करेंगे, लेकिन ये हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। मॉडुलस के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो इसलिए स्टार्ट करवा रही हूँ क्योंकि ऑलरेडी जो टॉपिक है आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। आपके पास यहाँ पे नंबर सिस्टम्स हैं कि किस तरह से हम एक नंबर सिस्टम को दूसरे नंबर सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते हैं। एग्जाम्पल है, व्हाट इज द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ इंटीजर दैट हैज 10101111 एज इट्स बाइनरी। वैल्यू हमारे पास किस फॉर्म में है, बाइनरी में। कन्वर्ट किस में करना चाह रहे हैं, डेसिमल में। आप ऑलरेडी DID में इसे कर चुके हैं, बाइनरी में है, डेसिमल में करना चाहेंगे तो आप हर एक वैल्यू को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे। इस यहाँ से अगर स्टार्ट करें तो हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट होगा उस पर पावर 0, फिर पावर 1, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8। इनको ऐड करेंगे तो ये हमारे पास बाइनरी कन्वर्ट हो गया डेसिमल में। इसी तरह से हमारे पास अगर नंबर ऑक्टल में है उसे डेसिमल में कन्वर्ट करना हो तो किस तरह से करेंगे, सेम वही प्रोसेस है। पावर्स को हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाएंगे, 6 मल्टीप्लाई 8 और पावर ऊपर 0, 1 मल्टीप्लाई 8 और पावर ऊपर 1, 0 मल्टीप्लाई 8 और पावर ऊपर 2। इस तरह से ऐड करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू ऑक्टल में कन्वर्ट हो गई। इसी तरह से नेक्स्ट वैल्यू है, इसे हेक्साडेसिमल में है, डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो आप 16 के साथ लेके हर वैल्यू को उसके वेट के साथ मल्टीप्लाई करते जाएंगे और वो कन्वर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट उन्होंने बताया है कि अगर वैल्यू मौजूद है बाइनरी में उससे आप हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। उस हेक्साडेसिमल को फर्दर आप आगे कन्वर्ट कर सकते हैं या सिर्फ सिंपली आप उसे डायरेक्टली भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास क्वेश्चन था जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं DID में। यहाँ पे भी इसी तरह से है कि ऑक्टल एक्सपेंशन है और उसे आपने बल्कि डेसिमल है और उसे आपने ऑक्टल में कन्वर्ट करना है।
ऑक्टल में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे उन्होंने इस प्रोसेस से किया है, लेकिन आपको जो मैंने प्रोसेस सिखाया हुआ है एलसीएम का, आप उस प्रोसेस से इसे कन्वर्ट कर सकते हैं, आपके पास यही आंसर आएगा। इसी तरह से आपके पास ऑक्टल है और इसे हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है, वही एलसीएम वाला प्रोसेस आप लें और आप उसे कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास ऑक्टल है, बाइनरी में कन्वर्ट करना है, 2 के साथ आप उसकी बाइनरी लेते जाएं, जैसे फॉर एग्जांपल 241 है, इसको एलसीएम लेते जाएं 2 के साथ, यहाँ पे आएगा 120 और 1 रिमाइंडर, फिर 2 के साथ तो आएगा 60 और 0 रिमाइंडर, फिर 2 के साथ करें तो 30 और 0 रिमाइंडर, फिर 2 के साथ करें तो 15 और 0 रिमाइंडर, फिर 2 के साथ करें तो 7 to 14 और 1 रिमाइंडर, फिर फर्दर इसी तरह से 2 के साथ करें इसे तो यहाँ पे आएगा 3 2 6 और 1 रिमाइंडर, फिर 1 और 1 रिमाइंडर, यानी ये इसकी रिप्रेजेंटेशन बनेगी 1 1 1 1 1 1 1 1 और आगे आया 0 0 0 1 0 0 0 1। यहाँ पे देखें इनका भी आंसर यही आया हुआ है। तो आप इस प्रोसेस से भी एलसीएम के प्रोसेस से भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें, ये सारी कन्वर्जन्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसलिए इन पे मैं ज़्यादा टाइम अपना नहीं लगा रही। यहाँ तक काफ़ी है, इसमें आप लोगों ने एग्जांपल्स देख लेनी है, जो भी कन्वर्जन्स वाली हैं वो आप लोगों ने कर लेनी है। बाकी फर्दर जो भी आपके पास इसमें कंफ्यूजन होगी तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीक में नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।